This video is sponsored by Baidyanath. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घटती खपत के बीच कुछ ही घंटों बाद पेश होने जा रहे बजट से राहत की उम्मीद लगा रहा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण निवेशकों में घबराहट है और इसने रोजगार के अवसरों को भी कम किया है, जबकि महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज तक कह रहा है कि घटेगा तो मिडिल क्लास बचेगा। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संसद के बजट सत्र का आगाज किया, उससे आम आदमी के मन में उम्मीद का लड्डू फूट रहा है कि हो न हो इस बार के बजट में उसे राहत जरूर मिलेगी। Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. बजट से उम्मीद लगाने वाला मिडिल क्लास वित्त मंत्री के इसी ऐलान को ध्यान से सुनने के लिए पूरे बजट को सुनता है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी 3.0 के पहले पूरे बजट में गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी? अगर बात मिडिल क्लास और किसानों की करें तो उनकी ख्वाहिशों की फेरिस्त तैयार है। वो चाहते हैं कि क्या बजट में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान होगा? क्या होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा? क्या नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री होगी? और क्या पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाई जाएगी? हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। बजट में राहत के लिए आम आदमी की बेताबी की मुख्य वजह महंगाई है। सी वोटर के सर्वे में 63.3% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, जबकि साल भर ऐसा मानने वाले 57.5% थे। वहीं महंगाई कम हुई है ऐसा मानने वालों की संख्या सर्वे में 33.9 से 24.2 पर आ गई है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार पहले भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा चुकी है। तेल के दामों का महंगाई से सीधा रिश्ता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार बजट में इसे लेकर कुछ करने जा रही है? भाजपा कर्मचारियों, व्यापारी, कारोबारियों, मिडिल क्लास के हर परिवार की हितैषी है। मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए भी भाजपा सरकार मदद दे रही है। अब दिल्ली के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा भाजपा सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला लिया है। सी वोटर के सर्वे में जब सवाल पूछा गया कि 4 लोगों के परिवार को चलाने के लिए हर महीने कितनी आमदनी की जरूरत है, तो इस सवाल पर 4.5% ने 20,000 रूपए महीना, 10% ने 20 से 30,000 रूपए महीना, करीब 19% ने 30 से 40,000 रूपए महीना, 28% ने 40 से 50,000 रूपए महीना, 26% ने 50 से 1 लाख रूपए महीना और 12.6% ने 1 लाख रूपए महीना से ज्यादा आमदनी होने की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी आय वर्गों के करीब 80% लोगों ने रोजमर्रा के खर्चों की आय को टैक्स फ्री करने की मांग की। आम लोगों से बात करने पर इसी तरह की राय सामने आती है। ये भोपाल की डॉक्टर आशा श्रीवास्तव है, जो टैक्स से लेकर होम लोन पर छूट की मांग वित्त मंत्री जी से करती है। न्यू बजट आने वाला है, उसमें एक तो टैक्स की छूट थोड़ी और दी जाए। 7 लाख रुपीस मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना मैटर नहीं करेगा।
तो मेरे हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, लोन के ऊपर छूट देनी चाहिए, जिसमें होम लोन है, एजुकेशन लोन है। और बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास फैमिली कंप्लीटली अपनी पूरी लाइफ में लोन्स पे डिपेंड करती है, तो लोन के अगर आप रेट्स कम करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। तो महंगाई की वजह से लोगों के हाथ में पैसे कम बच रहे हैं, इसीलिए वो घर चलाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा खुद को मिडिल क्लास की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली सरकार से राहत चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दुनिया का माहौल खराब है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। वो बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगा रहे हैं। ये सिलसिला नहीं रुका तो महंगाई और बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर भारत पर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार को आम लोगों को राहत देने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि भारत उन देशों में शुमार है जहां लोगों पर टैक्स ज्यादा है। पुरानी रिजीम के हिसाब से 42.74%, नई रिजीम के हिसाब से 39% अधिकतम व्यक्तिगत टैक्स भारत में वसूला जा रहा है। इस तरह भारत के लोग पड़ोसी देशों से ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। भारत के 42.74% टैक्स के मुकाबले श्रीलंका में 18%, बांग्लादेश में 25%, सिंगापुर में 22% टैक्स है। G20 देशों में कितना टैक्स वसूला जाता है, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम व्यक्तिगत टैक्स 54% से 45% के बीच है। इसके मुकाबले यह भारत में 30% दिखता है, जिसमें सरचार्ज और सेस शामिल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन देशों के मुकाबले तो भारत में टैक्स कम है, लेकिन ऐसा सोचते वक्त आप ये नहीं सोचते कि दुनिया के सबसे अमीर देश हैं ये, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी की आय ज्यादा है और उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है तो उसे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां प्रति व्यक्ति आय 13-14 हजार डॉलर यानी करीब 2,28,000 रुपए है, उस लिहाज से ये टैक्स बहुत ज्यादा जानकार मानते हैं। ब्रिक्स देशों को भी अगर देखें तो चीन और दक्षिण अफ्रीका में आम आदमी पर अधिकतम टैक्स 45% है, लेकिन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है। चीन हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में ज्यादा टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। इनकम टैक्स, जीएसटी तो है ही, इसके अलावा तमाम तरह के टैक्स और सेस का भुगतान आपने भी खरीदारी करते वक्त किया होगा। भोपाल के संजय मिरानी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बताते हैं कि वो सरकार को अपनी सालाना आय पर जीएसटी और इनकम टैक्स को मिलाकर करीब 50% टैक्स देते हैं। हिंदुस्तान का मिडिल क्लास जितनी मेहनत से कमाता है, उतनी ही ईमानदारी से सरकार को अपनी पाई पर टैक्स देता है। लेकिन उसकी शिकायत है कि वोट बैंक न होने की कीमत वो हर बार बजट में चुकाता है। आखिर टैक्स के पहाड़ के नीचे दबा मिडिल क्लास कितना वजन उठाए। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है और चूंकि इस बार गवर्नमेंट ने वादा किया है कि नया टैक्स कोड इम्प्लीमेंट होगा, तो पहली चीज तो इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन लोगों को मिलना चाहिए, जो कम से कम 10 लाख तक की लिमिट लोगों की उम्मीद है, उस हिसाब से उसको होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल गेन के मामले में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी कैपिटल गेन की जो लिमिट 1.25 लाख तक फ्री और उसके बाद 12.5% टैक्स लगता है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी हैवी टैक्सेशन है वो, उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। साथ ही बाजार में जो व्यक्ति कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो जीएसटी भी देता है, कैपिटल गेन भी देता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है टैक्सेशन में चला जाता है। ऐसा लगता है कि टैक्स देने वाले मिडिल क्लास की किस्मत में यही लिखा है कि वो कमाता जाएगा और सरकार का खजाना भरता जाएगा। एक तरफ वो हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देता है, वहीं कार हो या फिर बाइक, उसे खरीदते वक्त उसे अलग से जीएसटी और दूसरे टैक्स देने होते हैं। सोशल मीडिया पर मिडिल क्लास का ये दर्द आए दिन आपको दिख जाएगा। ऐसी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुई, जिसमें XUV 700 गाड़ी की रिसिप्ट पोस्ट करते हुए वेंकटेश अल्लाह नाम के एक एक्स यूजर ने गाड़ी के ऊपर लगने वाले 48% टैक्स को लेकर वित्त मंत्री से कुछ कठिन सवाल पूछे। यूजर ने XUV 700 गाड़ी की रिसिप्ट की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें XUV 700 डीजल गाड़ी की कीमत को 14,58,783 रुपए बताया गया। इसके बाद उस गाड़ी पर राज्य सरकार की तरफ से
2,04,229 रुपए की 14% की SGST और केंद्र सरकार की तरफ से उतरी ही CGST लगाती है। इसके अलावा गाड़ी पर 2,91,756 रुपए का 20% GST सेस टैक्स भी लगता है। इस तरह करीब 14,59,000 की गाड़ी उस शख्स को 21,59,000 की पड़ती है। आम लोग टैक्स पर टैक्स के इस जाल से इतने परेशान हो चुके हैं कि इस तरह की पोस्ट तुरंत वायरल हो जाती है। यही वजह है कि भोपाल की आर्किटेक्ट वैशाली मिश्रा और बैंक कर्मचारी राहुल यादव जैसे आम लोग बजट के आते ही सरकार से सबसे पहली मांग टैक्स को लेकर ही करते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है, जो हमें सब्सिडी या रिबेट के ऑप्शंस है, वो 4.5 लाख तक मिलते हैं। आज की डेट में अपर मिडिल क्लास फैमिली को अपने खर्चे के लिए कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए महीना कमाना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जैसे ही हम उस चीज़ पे जाते हैं तो हम 12 लाख्स पर ईयर पे आ जाते हैं एंड उस कारण हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी जो हमारी सब्सिडी या रिबेट का ऑप्शन है, ये भी 10 लाख्स तक लाके उसको कंप्लीट करना चाहिए। हमारी उम्मीदें ये हैं मतलब वित्त मंत्री जी से कि हर बार बजट में क्या होता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। कृषि के लिए भी बहुत कुछ है, बिजनेसमैन के लिए बहुत कुछ है, पर जो मध्यवर्गीय परिवार है, सैलरीड है पर्सन है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है। तो हमारी उम्मीद यही है कि इस बार जो है वित्त मंत्री जी को कम से कम जो भी सैलरी वाले ग्रुप्स हैं, इनको कम से कम जो हमारी जो टैक्सेबल लिमिट है उसको बढ़ा करके 10 लाख तक करना चाहिए। जब हर सियासी दल दोनों हाथों से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगा है, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि इसकी कीमत उस मिडिल क्लास को अपनी जेब से चुकानी होगी जो देश में टैक्स भरने वाले मुट्ठी भर लोगों में शुमार है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में महज 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। उसमें भी जो अपनी आय पर टैक्स देते हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 81 लाख है। यानी करीब 2% लोगों पर ही दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश को चलाने की जिम्मेदारी है। जबकि नॉर्वे में 100%, कनाडा में 95%, अमेरिका में 70% लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन भारत में 100 में से 93 लोग इनकम टैक्स नहीं देते। हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स अब कम कर दिया गया है और इस वजह से हम एक कंपैरिजन अगर देखें तो हमारी अब पर्सनल टैक्स की कलेक्शन ज्यादा है और कॉर्पोरेट टैक्स की कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक फर्क है और बहुत सारी ऐसी इनकम्स है हमारी कंट्री में जो एग्जेम्प्ट है, जो जैसे एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमारी एग्जेम्प्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हैं लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है वो, शायद सीआर्स में, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टैक्स का बर्डन है वो स्प्रेड होना चाहिए रादर देन सिर्फ एक मिडिल क्लास के ऊपर सारा का सारा बर्डन हो। मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स का बोझ ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाकर किया जा सकता है, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकारें ज्यादा चिंतित दिखाई नहीं देती। इस वजह से इनकम टैक्स कम करना सरकारों के लिए टेढ़ी खीर बन जाता है। इनकम टैक्स को लेकर जानकारों की राय बिल्कुल साफ है और वो ये है कि मौजूदा वक्त में जब भारत की विकास दर सुस्त हो रही है, तब आम आदमी के हाथ में पैसा देना वक्त की मांग बन चुका है। साल 2019-20 में भारत की विकास दर 3.9% थी, जो कोरोना में 5.8% हो गई। साल 2000 माफ कीजिएगा -5.8% हो गई। साल 2021-22 में अर्थव्यवस्था में 9.1% की विकास दर के साथ तेजी देखी गई, जो पहले साल और फिर 8.2% होते होते 2024-25 में अनुमानित 5.9% पर आ चुकी है। आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में साफ तौर पर कहा गया कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हर साल करीब 8% की आर्थिक वृद्धि अपनानी होगी। लेकिन बिना मांग पैदा किए यह कैसे होगा? जब हम टैक्स की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम टैक्स को लेकर सवाल होते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जीएसटी की मार को भी कम किए बगैर चौतरफा खपत बढ़ाना मुश्किल होगा। अगर बजट 1 रुपए का है तो सरकार को 18 पैसे जीएसटी से आते हैं, जिसका बजट में योगदान उधारी और इनकम टैक्स के बाद तीसरे नंबर पर है। इस तरह इसका प्रभाव पूरे 140 करोड़ लोगों पर है। 3 करोड़ जो हैं उन्हीं को अगर आप इनकम टैक्स में राहत देते हैं तो फायदा मिलेगा, बाकियों को कोई फायदा खास नहीं मिलने वाला।
बाकियों को फायदा मिलेगा कि अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स कम हो, क्योंकि उनके हर चीज के कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स तो बजट में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करेगी। तो इसलिए अगर इनकम टैक्स में राहत आई भी तो उससे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़े लोग हैं वो वेल ऑफ हैं, वो तो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, और जो 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी दिखाते हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है, 3 लाख है।